नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आपका एसएसटी का टीचर, डीएलएड 4th सेमेस्टर का भारतीय इतिहास में अभी जो सेगमेंट चल रहा है उसको मैं लेकर के आया हूँ। और उसमें अब तक हमने आपको उदारवादी नेताओं के बारे में पढ़ाया। उदारवादी नेताओं में महात्मा गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से भारतीय इतिहास में आज़ादी के लिए उदारवादी नेताओं का नाम आता है, उसी प्रकार से भारतीय इतिहास में कुछ आज़ादी के लिए कार्य करने वाले क्रांतिकारी नेताओं का भी नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें आपका सर्वप्रमुख नाम सुभाष चंद्र बोस जी का आता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं। तो आपके जो सेगमेंट में आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है हमें, उसमें प्रमुख रूप से सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में चर्चा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के अगर प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस के जो पिता का नाम था जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील हुआ करते थे। इस प्रकार से हम कहें तो सुभाष चंद्र बोस एक अच्छे परिवार से थे और ये जो इनके पिता थे वो वकील थे। और प्रभावती और सुभाष चंद्र बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस जानकीनाथ बोस के 9वीं संतान थे। अपने सभी भाइयों में सुभाष चंद्र को अधिक लगाव शरद चंद्र से था। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 ईस्वी में अपने सेक्रेटरी ऑस्ट्रेलियन युवती एमिली के साथ शादी की थी। एमिली के साथ शादी की उन्होंने उन दोनों के सहयोग से एक बेटी भी हुई जिसका नाम अनीता रखा। वर्तमान में ये अनीता का जो परिवार है जर्मनी में रहता है अपने परिवार के साथ। तो मैंने बताया सुभाष चंद्र बोस का प्रारंभिक जीवन। इनके माता पिता जानकीनाथ बोस जो एक वकील थे, इनकी माँ का नाम प्रभावती था। इनके कुल मिलाकर 14 भाई बहन थे और उसमें से सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे। 14 भाई बहनों में 6 बेटियां और 8 भाई थे। 9वीं संतान सुभाष चंद्र बोस थे। प्रारंभिक शिक्षा सुभाष चंद्र बोस की जो शादी हुई थी, इन्होंने अपने सेक्रेटरी जो एक ऑस्ट्रेलियन महिला थी जिसका नाम एमिली था, उससे शादी की और इन दोनों के सहयोग से एक बेटी उत्पन्न हुई जिसका नाम अनीता रखा। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेसॉन्स कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। तत्पश्चात उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंस कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। बाद में ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के लिए ये इंग्लैंड चले गए, क्योंकि इनके माता पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस ICS की तैयारी करें। उस समय जो ICS की तैयारी करने का कार्य था बहुत ही कम लोग किया करते थे, क्योंकि उस समय विश्व के कह सकते हो कठिनतम परीक्षाओं में ICS की परीक्षा मानी जाती थी। ICS की परीक्षा तैयारी करने का मतलब ICS की तैयारी करने का मतलब ये था लोहे के चने चबाना। क्योंकि आज के समय में जैसे आप लोग देखते हैं कि अगर भारत की बात की जाए वर्तमान में, तो सबसे कठिनतम अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करेंगे तो उसमें कुछ ही गिनी चुनी परीक्षाएं आती हैं, जैसे
सरप्रमुख आपकी आ जाएगी अखिल भारतीय सेवाओं, जिसमें IAS, IPS, इसके बाद इंजीनियरिंग लाइन IIT और रुड़की, उसमें उसके बाद डॉक्टरी, और डॉक्टरी फिर इसी प्रकार से आपका IIMs की कुछ परीक्षाएं हैं। तो ये जो परीक्षाएं हैं ये भारतवर्ष में इस समय लोहे के चने चबाने जैसा कार्य करती हैं। उसी प्रकार से भारतीय इतिहास में या उस समय ब्रिटिशकालीन भारत के दौरान ICS की परीक्षा की तैयारी करना अपने आप में लोहे के चने चबाने जैसा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने माता पिता के कार्य को पूरा करने के लिए ये इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने अपने ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की। किंतु उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा में भाग लिया और भाग लेने के पश्चात सिविल सेवा की परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा स्थान सुभाष चंद्र बोस को प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार और प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर, भाई उस समय 1921 का दौर चल रहा था, 20-21 का, तो आज़ादी के लिए तमाम कांग्रेस नेता संघर्ष कर रहे थे, भारतीय युवा संघर्ष कर रहे थे और छोटे छोटे दल बनाकर भी लोग अपनी आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार से लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो ये सूचनाएं लगभग सुभाष चंद्र बोस जी को पता चलती रहती थीं और एक दिन 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो ICS की उम्मीदवारी का जो पद था उससे इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भारत लौटने का सोचा और वो शीघ्र ही भारत आ गए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। देखिए कितना मतलब महत्वपूर्ण पद था। सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा पास की और एक उच्च पद पर होने के बावजूद भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने एक उच्च सरकारी पद को, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया जो एक राजा महाराजा की तरह थी। ये जुनून था उस समय के क्रांतिकारियों में भारत को आज़ादी दिलाने का या भारत को आज़ाद करने का। आज के समय में कोई अगर छोटी मोटी देश के लिए ज़रूरत पड़ जाए तो आज के समय में कोई टीचर या सरकारी चपरासी की नौकरी भी नहीं छोड़ता है। तो ऐसे थे महान व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस। राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो राजनीतिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। यहाँ पर दो प्रकार की पर्सनैलिटी आप पढ़ रहे हैं। गांधी जी को मैंने पढ़ाया सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी को प्राप्त करना, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो गांधी जी के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। वास्तव में गांधी जी जो उदार दल का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले और क्रांतिकारी दल का नेतृत्व कर रहे थे। उदारवादी दल का मानना यह था कि आज़ादी हमको चाहिए, लेकिन हम अगर कांग्रेस के माध्यम से, एक मंच के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे, अंग्रेजी सरकार की कमियों को लगातार गिनाएंगे, अंग्रेजी सरकार को जागरूक करेंगे या भारतीय शोषण की कहानी हम अगर उनको बताएंगे तो हमारी बात पे वो यकीन करेंगे और भरोसा होगा और वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन इधर क्रांतिकारी दल के जो नेता सुभाष चंद्र बोस थे और बिपिन चंद्र पॉल या लाला लाजपत राय जैसे लोग थे, इनका मानना ये था कि अंग्रेज सरकार एक निष्ठुर सरकार है, अंग्रेज सरकार एक बर्बर सरकार है। ब्रिटिश भारत की स्थिति ऐसी है कि वो सही बात को सुनना ही नहीं चाहती। वो भारतीयों को केवल बैगर इंडियन और कह सकते हो सपेरे को नाग और सपेरे वाला देश समझती है। हम लोगों को केवल असभ्य समझती है और ब्रिटिश हुकूमत कभी भी हमारी मांगी जो हम मांगों को रखेंगे उनको मानने की बात तो दूर है, सुनने का भी प्रयास नहीं करेगी, सुनने का भी प्रयत्न नहीं करेगी। और ऐसा ही कई बार उन्होंने देखा
और स्वयं गांधी जी को भी इस चीज़ का उस समय पता, इस बात का उस समय भान हुआ जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, क्योंकि इससे पहले तो गांधी जी भी बड़ा बढ़ चढ़कर कांग्रेसी होने के साथ साथ ब्रिटिश भारत के समर्थक थे। विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीय जो सैनिक थे उनको क्या नाम ब्रिटिश सेना में भर्ती होने का खूब सहयोग किया। क्या ब्रिटिश सेना में आप भर्ती होइए और विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दीजिए। साथ देने के पश्चात अगर ब्रिटेन की जीत होती है तो हमको स्वायत्तशाही शासन मिलेगा, राज्य मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बदले में और ज़्यादा कठोर कानून आ गया जिसे काला कानून कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसका परिणाम हुआ। तो ऐसे जो क्रांतिकारी नेता थे वो इन चीज़ों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि अगर हमें आज़ादी लेनी है तो आज़ादी के लिए लड़ना होगा और आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी होगी, और ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही थी, क्योंकि बिना कुर्बानी दिए कभी भी आज़ादी संभव नहीं है। किसी भी कार्य को करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो क्रांतिकारी दल था उसकी विचारधारा ये थी कि हम लड़ करके आज़ादी प्राप्त करेंगे, हम भिक्षावृत्ति वाली जो विचारधारा है उस पर हम यकीन नहीं करते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी दोनों ही लोगों का जो मंतव्य था वो बिल्कुल साफ था और स्पष्ट था कि भारत की आज़ादी अर्थात भारत की स्वतंत्रता के लिए ही हम लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो विचारधारा क्रांतिकारी हो, चाहे वो विचारधारा उदारवादी हो। तो दोनों ही संघर्ष जो कर रहे थे वो भारत की आज़ादी के लिए कर रहे थे। अब अगर बात की जाए राजनीतिक जीवन की तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं थे, मैंने बताया, और दोनों ही विचारधाराएं दोनों की अलग अलग थी। एक उदारवादी प्रवृत्ति के थे, एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे, एक संघर्ष के द्वारा प्राप्त करना चाहते थे और एक समर्थन कह सकते हो या मांगने के द्वारा अपनी मांगों को रखकर भारत के आज़ादी के समर्थक थे। तो इस समय हम क्रांतिकारी दल के जो प्रमुख नेता हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस मैंने बताया दोनों ही लोगों के जो मकसद था उसमें आज़ादी, भारत की आज़ादी का था, और इसी राजनीतिक पहलू में कांग्रेस से जुड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। पहली बार सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। ये समय लगभग 1938 का था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार वो अध्यक्ष बनाए गए, और ठीक उसके दूसरी बार 1938 में और 1939 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया गया। उनके कार्यों के दौरान उन्होंने अध्यक्ष बनने के साथ ही योजना आयोग का गठन किया, और गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुकूल वो नहीं थे, उसके बावजूद भी बोस पुनः एक बार 1939 में चुनाव के लिए खड़े हुए, अध्यक्ष के चुनाव के लिए। अब सुभाष चंद्र बोस के साथ वोटिंग की अगर बात की जाए मतों की तो सुभाष चंद्र बोस के साथ आधे से ज़्यादा कांग्रेस थी, लेकिन गांधी जी ने 1939 का जो कांग्रेस के अध्यक्ष का जो चुनाव होना था उसको उन्होंने अपना प्रेस्टीज बना लिया, और उन्होंने क्या किया, इनके प्रतिद्वंदी के स्थान पर गांधी जी ने अपने एक व्यक्ति जिनका नाम पट्टाभी सीतारमैया था उनको अध्यक्ष चुनाव के लिए खड़ा कर दिया, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए खड़ा कर दिया। क्या नाम था उनका? पट्टाभी सीतारमैया। अब पट्टाभी सीतारमैया और जब सुभाष चंद्र बोस के बीच चुनाव हुआ तो पट्टाभी सीतारमैया हार गए और काफ़ी मतों से हारे। पट्टाभी सीतारमैया जब हार गए तो गांधी जी ने इस चुनाव को अपनी प्रेस्टीज बना लिया और ये कहा कि ये जो हार है पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, गांधी की हार है। और ऐसे समय में जब सुभाष और पट्टाभी सीतारमैया के बीच चुनाव हुआ तो कांग्रेस का जो समर्थन है वो नेताजी के साथ है या सुभाष बाबू के साथ है, और मेरा जो व्यक्ति है, मेरा जो प्रतिनिधि है पट्टाभी सीतारमैया वो हार गया। इसका मतलब मेरी विचारधारा से कांग्रेस के जो व्यक्ति हैं वो सहमत नहीं है।
और ऐसे समय पे मुझे कांग्रेस से इस्तीफा दे देना ही उचित है। जब ये सूचना कांग्रेस के लोगों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को पता चली तो सुभाष बाबू ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और उन्होंने विवाद से बचने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अपना जो चुनाव का नॉमिनेशन था वो वापस ले लिया और इस प्रकार से सुभाष बाबू गांधी जी के साथ टकराव से बचे। और उन्होंने, वो समझते थे कि इस समय महात्मा गांधी या जो गांधी हैं वो देश के एक, कह सकते हो, बुजुर्ग लीडर होने के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर कार्य करते हैं और इनके साथ एक बहुत बड़ा मॉब है जो आज़ादी के कार्य के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। तो उनसे वो सीधी सी बात है, पंगा नहीं लेना चाहते थे और ये उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। और उन्होंने कहा कि खाम के विवाद से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। और कांग्रेस से इस्तीफा देने के पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसके लिए हम कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और कांग्रेस के त्यागपत्र देने के पश्चात उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। गांधी जी के लगातार विरोध के देखते हुए उन्होंने स्वयं कांग्रेस छोड़ दी। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों के देखते हुए उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नज़रबंद कर लिया, लेकिन वह अपने भतीजे सशिर कुमार बोस की सहायता से वहाँ से भाग निकले और अफगानिस्तान सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुँचे। मतलब जब उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1939 में उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, ऐसी समय पर ही द्वितीय विश्व युद्ध भी छिड़ चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान उन्हें लगा कि इस समय स्थिति अनुकूल नहीं है और उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रिटिश लोगों के जो विरोधी हैं, कह सकते हो जर्मनी और जापान तो उस समय साथ में था ब्रिटेन के, जर्मनी मूल रूप से, अगर हम ब्रिटिश सेना के जो विरोधी देश हैं अगर हम उनका साथ देंगे तो हो सकता है आज़ादी हमें शीघ्र प्राप्त हो या भारत को आज़ाद कराने के लिए वो हमारी मदद करें। उनका मानना ये था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होगा। ऐसी विचारधारा पर सुभाष बाबू कार्य कर रहे थे। ऐसी विचारधारा की गतिविधियां जब ब्रिटिश सरकार को पता चला तो ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को कलकत्ता में ही उनके घर में नज़रबंद कर दिया। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने एक भतीजा था जिसका नाम सशिर कुमार बोस था, उसकी सहायता से वहाँ से भाग निकले और वहाँ से निकलने के पश्चात वो अफगानिस्तान से सोवियत संघ से निकलते हुए वो जर्मनी पहुँचे। जर्मनी इसलिए पहुँचे क्योंकि उस समय विश्व स्तर पर अगर देखा जाए विरोधी संघ का कोई नेता था वो हिटलर हुआ करता था, जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था और द्वितीय विश्व युद्ध के विरोधी दल का नेतृत्व भी वही कर रहा था। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण भी किया था। वह 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। यूरोप में यह दौर था कि हिटलर का नाजीवाद और मुसोलिनी के फांसीवाद का दौर चल रहा था। जब वो यूरोप में 1833 से 36 तक के बीच रहे, अर्थात 3-4 साल जब यूरोप में रहे, तो उन्होंने देखा कि पूरे यूरोप में दो ही विचारधाराएं, हिटलर का जो नाजीवाद है और मुसोलिनी जो इटली का नेता है उसका फांसीवाद की विचारधारा चल रही है। नाजीवाद और फांसीवाद का निशाना क्या था? इंग्लैंड था। ये दोनों ही, इटली और जर्मनी मिलकर के इंग्लैंड को निशाना बनाए थे, क्योंकि उस समय पूरे यूरोप में अगर कोई दमदार देश था
जिसका विश्व में सभी देशों में लगभग उपनिवेश थे, वो सभी इंग्लैंड के पीछे पड़े हुए थे और इंग्लैंड ही था जिसका उस समय कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। इसलिए यूरोप के सभी देशों में प्रतियोगिता लगी हुई थी एक दूसरे को नीचा दिखाने की और आगे निकलने की, और इस प्रतियोगिता में सभी देश जो थे ज़्यादातर वो इंग्लैंड को या ब्रिटेन को नीचा दिखाना चाहते थे। जिसने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से एक तरफा युद्ध पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एक तरफा समझौते थोपे थे। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को कह सकते हो अपमानजनक संधि करनी पड़ी, और इस संधि के दौरान ऐसे समझौते थोप दिए गए जिसका सामना जर्मनी करने के लिए तैयार नहीं था। और जर्मनी अब द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को सबक सिखाना चाहता था और इसीलिए इंग्लैंड से बदला लेने के लिए उसने भारत पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा, इंग्लैंड से बदला लेने के लिए उसने पूरे विश्व से दुश्मनी मोल ले ली और इंग्लैंड को सबक सिखाना चाहता था। अब भारत पर भी चूंकि अंग्रेज़ों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी के भविष्य के रूप में मित्र दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि दुश्मन का दोस्त होता है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ सकती है। मैंने बताया कि वो प्रतिभा के धनी, योग्य और पढ़े लिखे व्यक्ति थे, राजनीति में सक्रिय रह चुके थे, यूरोप का दौरा कर चुके थे, कह सकते हो पूरे विश्व के परिदृश्य से पूरी तरीके से वो अवगत थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि राजनीति से ही केवल काम नहीं चलेगा, कूटनीति से भी काम चलेगा और इस आज़ादी की लड़ाई में साम दाम दंड भेद सारे कार्य हमको आजमाने चाहिए। और इसीलिए उन्होंने इस नीति पर काम किया कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होगा, और आने वाले समय में मुसोलिनी और हिटलर दोनों ही भारत के दोस्ती के रूप में उन्हें दिखाई दे रहे थे इन फ्यूचर। तो इसी क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में हिटलर से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी को छोड़ दिया, वहाँ से जापान पहुँच गए। जापान से वह सिंगापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। जर्मनी पहुँचे, जर्मनी से फिर जापान, जापान से सिंगापुर पहुँचे और सिंगापुर में पहले ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो चुकी थी और आज़ाद हिंद फौज की जो कमान थी कैप्टन मोहन सिंह के हाथों में थी। और जब सुभाष बाबू सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने अपने कैप्टनशिप छोड़कर सुभाष चंद्र बोस को कैप्टन बना दिया और कैप्टनशिप की जो कमान थी सुभाष बाबू ने अपने हाथों में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता हुआ करते थे। कौन नेता हुआ करते थे? रास बिहारी बोस। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। महिलाओं के लिए आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज में आज़ाद हिंद फौज जो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा स्थापित की गई, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली, तो इसकी जो एक सेना थी, एक टुकड़ी, उसमें रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया गया। रानी झांसी रेजिमेंट का जो कैप्टन था वो लक्ष्मी सहगल को बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत एक रानी झांसी रेजिमेंट थी, उसका जो अध्यक्ष था वो कैप्टन किसको बनाया गया? लक्ष्मी सहगल को रानी झांसी रेजिमेंट का कैप्टन बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए और सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद सरकार या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और इसी दौरान उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक है।
तो आज़ाद हिंद फौज का गठन हो चुका है। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ को दिखाया गया है। आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा है उसका जो प्रतीक चिन्ह है उस पर किसको दिखाया गया है? एक दहाड़ता हुआ बाघ है। कौन दिखाया गया है? दहाड़ता हुआ बाघ दिखाया गया है। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया। कहाँ पर दिया? सिंगापुर में। क्वेश्चन बनता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। सही है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किस स्थान पर? सिंगापुर, जापान, जर्मनी। तो आंसर क्या आएगा? सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की आज़ाद हिंद फौज की, आज़ाद हिंद सरकार की, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की। किसकी की? आज़ाद हिंद फौज की। ठीक है। किसकी स्थापना की? आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार। और इसी के तहत रानी झांसी रेजिमेंट, जिसकी कैप्टन कौन थी? लक्ष्मी सहगल। इसलिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? कहाँ किया था? सिंगापुर में। लोग लगा देते हैं कि जर्मनी में, जापान में। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया सिंगापुर में किया गया था। इसके पश्चात अब आगे की मृत्यु की बात करते हैं। नेताजी किस प्रकार से घटना का शिकार हुए? 18 अगस्त 1945 को टोक्यो, जापान मतलब टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी का हवाई दुर्घटना में निधन हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है। सरकार का मानना है या सरकारी आदेश के द्वारा या सरकारी जानकारी से हमें जो सूचना मिली या हम लोग आज दिन तक जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें यही है कि नेताजी का जो निधन हुआ वो टोक्यो से ताइवान के लिए जा रहे थे। एक हवाई जहाज में बैठे हुए थे। हवाई जहाज दुर्घटना के कारण क्रैश हो गया और इसी हवाई जहाज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। तो इस प्रकार हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा की। प्रमुख बिंदु हम दोबारा से रिवीजन कर दे रहे हैं, रिवाइज कर दे रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ। कब हुआ? डॉट कर लिया करो इन चीज़ों को। 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ। एक धनी परिवार में हुआ। इनके पिता जानकीनाथ बोस जो एक वकील हुआ करते थे। इनकी माँ का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस और प्रभावती दोनों लोगों के कुल मिलाकर 14 संतान हुई, जिनमें 6 लड़कियां थीं, 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस संतानों में 9वें स्थान पर आते थे। सुभाष चंद्र बोस अपने भाई शरद चंद्र से विशेष प्यार करते थे या लगाव था। सुभाष चंद्र बोस की जो विवाह हुआ था वो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने अपने एक ऑस्ट्रेलियन सेक्रेटरी थी जिसका नाम एमिली था, उसके साथ विवाह किया, जिससे इन दोनों के सहयोग से एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम अनीता रखा गया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शिक्षा दीक्षा कैम्ब्रिज से कलकत्ता में प्राप्त की। उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए लंदन में। वहाँ इन्होंने ICS की तैयारी की। ICS की तैयारी के दौरान उन्होंने ICS की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया और 4था स्थान प्राप्त करने के पश्चात कुछ समय तक इन्होंने सरकारी पद पर कार्य भी किया। लेकिन इसी दौरान भारत में राजनीतिक गतिविधियां चल रही थीं, इनको समय समय पर पता चलता रहता था और इन सब ने राजनीतिक गतिविधियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए इनके मन में विचार उत्पन्न हुए और इन्होंने कहा कि हम परीक्षा ICS पर पद पर रहते भारत की आज़ादी का कार्य नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने ICS के पद से इस्तीफा देकर सरकारी नौकरी छोड़ने के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और ये कांग्रेस के साथ जुड़ गए। कांग्रेस के साथ जुड़ने के पश्चात इन्होंने काफ़ी समय तक सक्रिय प्रयास किया आज़ादी के लिए और इसी सक्रिय प्रयास के कारण
1938 में कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, जिसमें इन्होंने योजना आयोग का गठन किया और भी महत्वपूर्ण कई कार्य किए जो क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित थे। चूँकि नेताजी आदर्शवादी कह सकते हो गांधी विचारधारा के विपरीत हुआ करते थे, तो गांधी और कह सकते हो नेताजी की जो विचारधारा थी वो अलग अलग विचारधारा थी। सुभाष चंद्र नेताजी भिक्षावृत्ति मांग वाली नीति पर विचार नहीं करते थे, वो संघर्ष के द्वारा आज़ादी प्राप्त करने के समर्थक थे और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में क्रांतिकारी विचारों का अलग जगाया। 1938 में अध्यक्ष बनने के पश्चात पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए ये खड़े हुए और उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी को प्रतिनिधि थे जो खड़े हो गए, उन्हें पराजित कर दिया। गांधी जी इससे रुष्ट हुए और इन्होंने अपनी हार स्वीकार की, इसको अपनी हार माना। इसलिए कांग्रेस में जब विवाद खड़ा हो गया तो नेताजी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके पश्चात ये विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद जब इन्हें पता चला विश्व युद्ध हो चुका है तो आज़ादी के लिए ये प्रयास करने लगे और विशेष रूप से ब्रिटेन के जो विरोधी मुल्क थे उनके साथ ही सहयोग करने लगे या उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार थे। इन गतिविधियों का जब पता अंग्रेजी हुकूमत को चला तो अंग्रेज सरकार ने इनको घर पर ही कैद कर दिया और ऐसी स्थिति में ये अपने भतीजे शशिर कुमार बोस की सहायता से निकलकर कहाँ पहुँचे? अफगानिस्तान से सोवियत संघ से पहुँचते हुए ये जर्मनी पहुँचे, जहाँ इन्हें हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेताओं में अपना फ्यूचर का मित्र दिखाई दे रहा था भविष्य का। और इन्हीं की सहायता से आगे चलकर ये जापान से फिर सिंगापुर पहुँचे। सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज का गठन कर चुके थे और कैप्टन मोहन सिंह ने उस समय अपनी कैप्टनशिप थी या सेनापतित्व था वो सुभाष चंद्र बोस को दिया आज़ाद हिंद फौज का। इस प्रकार 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया। इसी के अंतर्गत आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ और रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया गया, जिसकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल को बनाया गया। इस प्रकार नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी सशस्त्र आंदोलन के द्वारा भारत को आज़ाद कराने के लिए लगातार प्रयास करते रहे और इन्होंने 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुँचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था। कहाँ पर दिया था? बर्मा में। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के लिए 4 जुलाई 1944 को एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में। इसके अलावा नेताजी की मृत्यु की बात करें तो 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया, जैसा कि हमें बताया जाता है। हालांकि उनके बाद में छानबीन होने पर उनका शव प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए नेताजी की जो मौत का कारण है वो आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। नेताजी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, तो ये हमने अभी आपको क्रांतिकारी नेताओं में हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा की और बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद हम आगे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी चर्चा करेंगे। नमस्कार।